नहीं हो रहा, ये इसको क्या एक वीक पॉइंट बनाया, आई थिंक ये जस्टिफाइड नहीं है। पहली बार ऐसा लगा है माननीय अशोक गहलोत साहब की सरकार ने कि एमएलए भी कोई चीज़ होता है। आई थिंक जो पॉलिटिक्स होती है वो रिवॉल्व पूरे एमएलए के इर्द गिर्द ही हो रही है। और ये क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस था, मैंने और भी डिस्कस किया प्रीवियस विधायकों से भी, तो हमको जितना प्रभावशाली शक्तिशाली बनाया हम इस सरकार ने ही बनाया है। और हम लोग जनता से जुड़े हुए मुद्दों को हमेशा उठाने की कोशिश करते हैं, और जो बेसिक चीज़ है उसमें मदद बहुत की है कांग्रेस सरकार ने। 2.25 करोड़ से बढ़ा के 5-5 करोड़ पहुंच भी कर दिए हैं। हाँ बिल्कुल, हमको विधायकों को सांसद बना दिया, ये मैं कह सकता हूँ। और इसके लिए आई थिंक कटारिया जी को बहुत जोर आया और खड़े होने के लिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जेस्चर था कि वो विपक्ष के नेता भी बोलें तो अच्छा रहता। बाकी सारे मेरी बात हुई तो सारे विधायक चाहते थे कि ये बढ़े, क्योंकि देखिए हम लोगों को जिता के भेजा है तो हमारा पहला फ़र्ज़ होता है गाँव में विकास हो। और फंड, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है और फंड 2.5 करोड़ में 2.25 करोड़ आई थिंक लिमिटेड ही मानता हूँ मैं। 5 करोड़ करा के बहुत अच्छा कर दिया है। अब हमारे गांव में जाने लायक भी रहेंगे, और जो अपेक्षा हमारे से की है उनको पूरा करने में भी हमने आई थिंक से विपक्ष ने ही मुद्दा रखा था और उनकी बात को मान लिया। अब लगता है विपक्ष के पास मुद्दे नहीं रहे, इसलिए बिल्कुल। देखिए, ऐसा बजट पेश किया है, उन्होंने पहले भी कहा है वो पॉलिटिकल करना चाह रहे हैं कि वो कहते हैं लाली पाउडर वाला है। अगर मैं बताऊँ, अगर कॉस्मेटिक लगा के कुछ शक्ल अच्छी दिख रही है तो उसमें दिक्कत क्या है, मुझे बताइए। तो राजस्थान सरकार अगर अच्छा काम करे उसमें दिक्कत क्या है। इनका काम है कि कैसे न कैसे करके नेगेटिविटी फैलाना और भ्रमित करना जनता को। आई थिंक जनता समझ चुकी है, इतना क्लीन और इतना हर डिपार्टमेंट को आई थिंक बजट ने सब कुछ दिया है। मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा कुछ दिया है। मेरे कॉलेज दे दिया आपने, हाईवे दे दिए, और कृषि कॉलेज दिया है, हाईवे दे दिए, सिलेक्शन पॉइंट लगा दिया, इंडस्ट्रियल एरिया दे दिया, हाउसिंग बोर्ड दे दिया। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें दी हैं। और अभी बीजेपी वाले आरोप लगा रहे थे कि जो पिछली बार का बजट था वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। मेरे यहाँ पे मैंने गिनाया मेरे भाषण के अंदर भी कि जो हम बोला था आई थिंक 85% वो चीज़ होगी। जो 15% नहीं है वो बजट की थोड़ी सी कमी के कारण है, वो इस बजट में हो जाएगी। तो आई थिंक इसको पॉजिटिव भी लेना चाहिए। अच्छा, उपचुनाव के अंदर सरकार जा रही है, उपचुनाव क्षेत्र के अंदर क्या स्थिति नजर आती है? जो दिवंगत विधायक थे उनके नाम से भी महाविद्यालय की घोषणा हो गई है। देखिए, 100% चुनाव बहुत चैलेंजिंग होता है, और कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा सीरियस भी है किस तरह से सीटें हम लें। और हम उम्मीद करते हैं कि एक हमने पॉजिटिव माननीय मुख्यमंत्री जी ने रख के दिया कि भाई जो वर्तमान में एमएलए जो एक्सपायर हैं उनके नाम से कॉलेज खुले जाए। आई थिंक ये बहुत ग्रेट इनिशिएटिव सीएम साहब ने लिया है। आई थिंक दैट वाज अ मास्टर स्ट्रोक ऑफ द बजट। मगर बीजेपी वाले उसको फिर नीचे कराने जाते कि आप राजनीति कर रहे हैं। अरे हम राजनीतिक पार्टी है तो हमको राजनीति तो करेंगे, हमारा पूरा अधिकार है। आप अपनी राजनीति करिए। आप नेगेटिविटी को फैलाते हैं, हम पॉजिटिविटी को फैलाते हैं। आई थिंक ये बेसिक डिफरेंस है कांग्रेस और बीजेपी के अंदर। और नो डाउट चैलेंजिंग तो है, और ये बड़ा आस्क भी है, क्योंकि जो जिस माहौल में जिस पैसों की कमी के कारण हमने ये काम 2 साल हमने जो झेले हैं, राजस्थान सरकार ने, केंद्र से कोई पैसा नहीं आ रहा, वो मदद करने को तैयार नहीं है। और उस सब चीज़ को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए भी हमने कोई टैक्सेस नहीं बढ़ाए, फिर भी कोशिश की कि हर डिपार्टमेंट को आई थिंक सब कुछ दे सके। और मैं उम्मीद करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सीटें जीतेंगे आने वाले विधानसभा उपचुनाव में। बीजेपी एक इस्लामिक आतंकवाद का मुद्दा उठा रही है, दूसरा ये कह रही है कभी एमबीबीएस की किताबों में तबलीगी जमात का नाम आ जाता है, कभी आई थिंक देखिए, कल माननीय कैलाश मेघवाल जी ने बहुत अच्छा प्रेम्बल के बारे में बताया। आई थिंक ये चीज़ उनसे सीखनी चाहिए बीजेपी वालों को, कि लिबर्टीनेस, फर्टिनिटी, ये सब ऐसी बेसिक चीज़ें दे रखी है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसको फॉलो पता नहीं क्यों नहीं करते। ये हमेशा धर्म पे, जाति पे ही लड़ा के काम करते हैं। आई थिंक जनता जानती भी है और ये बलगाने की कोशिश करते हैं। मैं तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अपन प्रेम्बल में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी में हम सब आ जाता है, पूरा 1.25 करोड़ जो लोग हैं वो सब लोग हैं। उनकी भाईचारे के लिए, उनकी सोशल जस्टिस के लिए आई थिंक लड़ाइयाँ सबको लड़नी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को। और बीजेपी को सोचना चाहिए कि किस तरह से, जैसे कैलाश मेघवाल जी से कुछ सीखिए, इतने सीनियर आदमी हैं। उन्होंने अपनी, कल माननीय अध्यक्ष जी ने भी बहुत उनकी बड़ाई करी, और वो वाकई में बहुत चीज़ थी, कुछ नेगेटिव भी था, तो वो अच्छे के लिए था। मैं समझता हूँ कि बीजेपी को सीखना चाहिए और ये धर्म और राजनीति नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये कहते हैं कि राम मंदिर में बना रहे हैं, 100% हम भी तो राम को मानते हैं। हम क्या राम को नहीं मानते? क्या हमारे नेता की पूजा नहीं करते? क्या हम हिंदू नहीं है क्या? ये सब बकवासबाजी है। आप, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस जो पार्टी है वो धर्म और उसको लेकर नहीं चलती, सब धर्मों को साथ लेके चलती है। ये प्रेम्बल में भी लिखा हुआ है। आई थिंक बीजेपी वालों को फॉलो करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये बहुत कंसर्न है। देखिए, पिछले 2 साल में मेरे यहाँ पे गुंडागर्दी मैंने
कोशिश की ख़त्म हो गई। ये बाहर के तत्वों का है, आई थिंक कोई प्रोफेशनल लोग ही हैं और सारे अधिकारी वहाँ कल पहुँच गए थे और मैंने टाइम भी लिया डीजीपी साहब से और माननीय धारीवाल जी से भी मैं इस अवसर में कराऊँगा। ये बहुत शॉकिंग भी है, निभाए में ऐसा कभी वारदात हुई नहीं है। मैं जो परिवारजन हैं उनके बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार बहुत जल्द डिसीजन लेगी और जिन्होंने दोषी हैं वो बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। घटना के विरोध में प्रदेश भर में आज 2 घंटे मंडियाँ भी बंद हैं। देखिए 100% है कि देखो व्यापारी आता है तो कहीं ठेस तो ठेस पहुंचती है। आई थिंक हमारी पहली प्राथमिकता है पुलिस की कि किस तरह से प्रदेश के अंदर सुरक्षा को मजबूत किया जाए और ये हमारी प्रायोरिटी भी रहती है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 2 साल के अंदर जितने केस हमारी गवर्नमेंट ने रजिस्टर किए हैं, चाहे वो एंटी करप्शन का मामला हो या कोई रेप का मामला, डिसीज़न हमने बहुत जल्दी और बहुत लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला जो कांड हुआ है इसमें भी दोषियों को बहुत जल्द आई थिंक पनिशमेंट मिलेगी और क्योंकि लोकतंत्र है, सबको अधिकार है प्रदर्शन करने का और ये अच्छी वो भी है और कोई प्रेशर में लाने वाली बात नहीं है। ये तो हमारा पहला उद्देश्य बनता है कि जो चीज़ें घट रही हैं उनको हम कैसे दूर कर सकें। कल शाम को जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने प्रदेश के नौजवानों को खुशियां दी, ईडब्ल्यूएस में आयु सीमा में छूट और फीस में छूट और वर्गों की तरह इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के स्टूडेंट की डिमांड को उन्होंने पूरा किया। ये बहुत बड़ा फैसला राजस्थान में हुआ है। राजस्थान के नौजवान लगातार उम्मीद कर रहे थे कि ये वो मुख्यमंत्री है जो सबकी आवाज़ सुनते हैं और नौजवानों का दर्द समझते हैं। पहले उन्होंने ईडब्ल्यूएस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो काम करना था, उन्होंने 8 लाख की सीमा को ख़त्म कर दिया, ज़मीन की शर्त हटा दी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के स्टूडेंट को पूरे देश में पहली सरकार राजस्थान की सरकार बनी। लोकसभा में हमारे 25 एमपी हैं, उनको जवाब देना चाहिए, बताना चाहिए। जब ईडब्ल्यूएस में आयु की छूट, फीस की छूट, 8 लाख की सीमा की छूट, ज़मीन की छूट सब दिलवा दे दी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने। आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सबका विकास, सबका साथ, सबके साथ समानता से अधिकार। तो समानता से अधिकार दो सबको। 25 एमपी जीत कर गए राजस्थान से, उनकी जबान नहीं खुल रही। एमपीज के बराबर 5 करोड़ एमपीज को मिलते हैं जन सेवा के लिए, जन कल्याण के लिए। 5 करोड़ रुपए कल। कांग्रेस और बीजेपी का भेदभाव खत्म। धर्म जाति से ऊपर उठकर कांग्रेस की सरकार काम करती है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कल साबित कर दिया कि वो सर्वमान्य नेता हैं, सबको साथ में लेकर चलते हैं। सदन के 200 विधायक बीजेपी कांग्रेस के विधायकों ने कहा, वसुंधरा जी ने 5 साल में 25 लाख रुपए बढ़ाए। पहले 1 करोड़ से 2 करोड़ भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किए जब हमारी सरकार थी। अब डायरेक्ट 2 करोड़ से 5 करोड़ कर दिए। ये छोटी मोटी बात नहीं है। सांसद बना दिया सबको और सब एमएलएज को मुख्यमंत्री जी ने एमपी बना दिया। एमपी जितनी पावर दे दी। 5 करोड़ रुपए खर्च करने का अधिकार बीजेपी के एमएलए को भी मिला, कम्युनिस्ट एमएलए को भी मिला, निर्दलीय एमएलए को भी मिला, कांग्रेस के एमएलए को भी मिला। कोई भेदभाव नहीं। 5 करोड़ की सड़क राजस्थान के हर 200 विधायक को दी। हम भेदभाव नहीं करते। राम के सिद्धांत की बात करना, राम का नाम लेकर वोट लेना अलग बात है। राम को मानना, राम के चरित्र को स्वीकार करके राम के सिद्धांत पर काम करना, आदर्श राज्य की स्थापना करना, जहां धर्म जाति के नाम पर, गरीब अमीर के नाम पर और किसी भी सेक्शन में भेदभाव नहीं हो, वो काम कांग्रेस की गहलोत सरकार कर रही है। आज के दिन मैं प्रदेश के नौजवानों से कहूँगा, सोशल मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री जी को बधाई देना और राजनीति से ऊपर उठकर जो उन्होंने सब एमएलए को बराबर अधिकार दिए, बराबर सड़क दी, बराबर हर विधानसभा क्षेत्र को राजस्थान में विकास दिया, इसके लिए धन्यवाद देना हमारा सबका हक है। मैं मुख्यमंत्री जी का प्रदेश के नौजवानों की तरफ से, प्रदेश के तमाम आवाम की तरफ से स्वागत करता हूँ। ईडब्ल्यूएस का फैसला, आयु सीमा में और फीस में छूट और इसके अलावा सब एमएलए को 5 करोड़ का खर्चा, हर एमएलए के यहाँ पर 5 करोड़ की सड़क और बजट में स्पेशल काम। कल विनियोग विधेयक पर जब वो पास हो रहा था, उसके बाद जब जवाब दे रहे थे, जिस बड़े दिल से उन्होंने काम किया, उसके कारण विपक्ष भी उनके सामने नतमस्तक हो गया और विपक्ष के नेताओं को भी मुख्यमंत्री जी की सीट पर जाकर उनको धन्यवाद देना पड़ा।
लेकिन ये हमारा घमंड नहीं है। मैं हाथ जोड़कर इतना ही कहूँगा, अब झूठे आरोप प्रत्यारोप विपक्ष बंद करे और मुख्यमंत्री जी को प्रदेश की ओर से धन्यवाद देकर उनका उत्साह बढ़ाए, जिससे प्रदेश और मजबूत हो। पहले मेरी वाली बात रख दो। आज विधानसभा में मैंने सरकार से पूछा कि 2020-21 के बजट में आपने घोषणा की थी कि हम राजीव फंड बनाएंगे और 75 करोड़ रुपए इस फंड के अंदर प्रावधान भी रखा गया। तो मैंने पूछा कि एक साल के अंदर कितना फंड आपने खर्च किया। स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नाम से भी जो 75 करोड़ रुपए का फंड इन्होंने बनाया, एक साल बीत जाने के बाद भी 1 रुपया अभी तक उसमें खर्च नहीं किया गया। अब ये सरकार अपने उन आकाओं को भी और वो भारत रत्न रहे हुए व्यक्ति को भी नहीं बख्श रही, तो मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता को क्या बख्शेगी। एक शून्यकाल के अंदर मैंने मामला उठाया था कि धौलपुर के अंदर 20 अक्टूबर को ये घटना घटती है कि बाड़ी शहर की पुलिस और केसर डकैत की गैंग के आमना सामना होता है। उसमें अवधेश कुमार कांस्टेबल की गोली लगती है। 1.5 महीने तक SMS के अंदर उसका इलाज चलता है, ज़िंदगी और मौत के बीच जूझते हुए। लेकिन इस सरकार ने अभी तक भी उस कांस्टेबल अवधेश कुमार को गैलेंट्री प्रमोशन देने की पत्रावली भी शुरू नहीं की है। तो सरकार के सामने हमने मांग रखी है कि जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगाकर अपने कर्तव्य पथ के ऊपर अपना दायित्व निभाने का काम किया है, ऐसे कांस्टेबलों का मनोबल बढ़ाने के लिए कम से कम सरकार उस टीम के अंदर जिन्होंने भी साहसिक काम किया है उनको वो गैलेंट्री प्रमोशन देने का काम करें, ताकि समाज के अंदर अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास जो पुलिस नारा देती है वो बरकरार रहे। यदि वास्तविकता मैं बताऊं तो सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र के अंदर राजस्थान के अंदर जितनी भी वैकेंट पोस्ट है वो सारी भरने की बात की थी। और जिस तरीके से 2019 का जो बजट इन्होंने पेश किया, वो 2019 के बजट के अंदर भी 70,000 से अधिक इन्होंने घोषणाएं भर्तियों की थी, लेकिन धरातल के ऊपर कुछ भी नहीं है। या तो भर्तियां कोर्ट के अंदर अटकी हुई है, या भर्तियां परिणाम के अंदर अटकी हुई है, या भर्तियों को बार बार निरस्त करने का काम करते हैं और सिर्फ संदेश यही देते हैं, जो भर्तियां धरातल के ऊपर नहीं उतरी उन्हीं भर्तियों को दूसरे साल के बजट के अंदर घोषणा करते हैं। मैं चाहूँगा कि राजस्थान सरकार युवाओं के साथ इस तरीके का खेल खेलना बंद करे और सभी भर्तियों को एक समावधि के तहत पूरा करने का काम करे, ताकि युवाओं में सरकार का विश्वास बना रहे। बिल्कुल, सदन के नेता ने कल विधानसभा के अंदर विधायक के मद के 5 करोड़ की घोषणा की है, लेकिन घोषणा के ऊपर ताली हम तब बजाएंगे जब वास्तविकता के अंदर धरातल के ऊपर दिखेगा। आज राजस्थान के तमाम विधायकों की स्थिति यह है कि जो प्रक्रिया पहले थी विधायक की अनुशंसा के साथ ही प्रशासनिक स्वीकृति निकलती थी, अब विधायक की अनुशंसा के बाद में पहले एस्टिमेट बनते हैं, उसके बाद में PTS बनती है, उसके बाद में प्रशासनिक स्वीकृति निकलती है और वित्तीय स्वीकृति निकलने में यदि आज मैं अनुशंसा करूं तो 1 साल बाद में तो उसकी वित्तीय स्वीकृतियां सरकार निकाल रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार ने जो घोषणा की है वो धरातल के ऊपर कभी लागू हो पाएगी। नहीं, इधर इस साइड हो जाओ। बस ठीक है। आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 2.25 साल से राजस्थान में जो सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है वो कानून व्यवस्था है। 6,14,000 मुकदमे ये अपने आप में एक प्रमाण है, लेकिन इसमें भी दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक स्थिति है। महिलाओं के प्रति अपराधों में राजस्थान अब देश में दूसरे नंबर पर है। 84,000 से भी ज़्यादा मुकदमे जो महिलाओं के संवेदनशील अपराधों पर सीधे सीधे दिखते हैं, दर्ज हुए हैं और उसकी गूंज सदन से लेकर सड़क तक हुई है। आज सदन में भी हमारे विधायकों ने, श्रीमान मदन दिलावर ने, श्री संदीप शर्मा ने, श्रीमान प्रताप सिंह सिंघवी ने, चंद्रकांता मेघवाल ने, जो सुकेत की कोटा की घटना हुई जिसका ताल्लुक झालावाड़ से भी था,
इस घटना ने, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस ने 20 लोगों को तो अरेस्ट किया है, और भी जाने कितने लोग होंगे, कितने दिन से सिलसिला चलता रहा। इसके लिए मैंने खुद ने भी राष्ट्रीय महिला आयोग के संज्ञान में लाने के लिए एक पत्र उनको सिलसिलेवार लिखा है, और प्रदेश में जितनी दुष्कर्म की और घटनाएं हुई हैं उसका भी उसमें उल्लेख किया है। कल हमारी एक समिति, राष्ट्रीय मंत्री श्रीमती अलका सिंह जी, महिला मोर्चा की अध्यक्ष श्रीमती अलका जी, हमारे प्रदेश मंत्री और पूर्व संसदीय सचिव श्रीमान जितेंद्र गोठवाल जी और पार्टी के प्रवक्ता लक्ष्मीकांत जी, इनकी अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल मौके पे गया, पीड़िता से बात की, प्रशासन से बात की। ये ठीक है कि उसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन इस पूरी घटना का ताल्लुक पूरे संभाग से है, और उन स्थानों को चिन्हित करके उसमें कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, जिनके वाहन इस्तेमाल हुए, जिन होटलों में ये काम हुआ, इसके अलावा जो लोग इस षड्यंत्र में शामिल थे उनको भी सरकार, पुलिस जो है उजागर करे और उनके खिलाफ कार्रवाई करे। आज इस प्रतिनिधि मंडल ने मुझे रिपोर्ट दी है। ये प्रतिनिधि मंडल और पार्टी के दूसरे लोग भी, प्रमुख लोग राष्ट्रीय महिला आयोग से भी मिलेंगे, क्योंकि इन महिलाओं के दुष्कर्म की घटनाओं में अनुसूचित जाति की भी महिलाएं और बालिकाएं थी, लिहाजा अनुसूचित जाति आयोग को भी हमारे प्रमुख लोग ज्ञापन देंगे। हम लोग भी कोशिश करेंगे कि मानवाधिकार से लेकर तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो इस मुद्दे को संज्ञान में लें, और भविष्य में उनसे निवेदन करेंगे कि राजस्थान की वो विज़िट करके, और प्रमुख रूप से इस तरीके की घटनाएं जिन जिन क्षेत्रों में घटित हुई हैं उनकी वो विज़िट करें। इस सरकार को जो जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, मुझे लगता है कि सरकार को निर्देशित करने के लिए कि कोई न कोई ठोस कार्य योजना, कोई एक्शन प्लान इस तरीके से तैयार किया जाए सरकार की तरफ से। गया था यहाँ से, और हम उस परिवार से मिले तो परिवार को बहुत डराया धमकाया जा रहा था, और उसकी सुरक्षा की भी हमने आईजी से मांग की है कि उस परिवार को सुरक्षा दी जाए। और जयपुर से कुछ लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं, अब वो सरकार के हैं या किसी और चीज़ के हैं, उस दलित परिवार को इस कदर डराया धमकाया जा रहा है कि हमें डर है कि कहीं बच्ची के साथ कोई घटना नहीं हो जाए। इस सुरक्षा के लिए हम वहाँ मिले। बाकी माननीय अध्यक्ष जी ने बता दिया है, राजस्थान में दिनों दिन एक समुदाय विशेष के द्वारा दलित परिवारों को जो आतंकित किया जा रहा है वो वास्तव में शोचनीय विषय है, और सरकार द्वारा तुष्टीकरण की राजनीति के अंतर्गत कोई कार्रवाई नहीं होना ये दर्शाता है कि सरकार का कहीं ना कहीं इन मामलों में शह है। और आप देखें कि हाथरस और मथुरा तक इनका शीर्ष नेतृत्व चला जाता है, लेकिन राजस्थान में आने की उनको फुर्सत नहीं है। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या राजस्थान की बेटी इस देश की बेटी नहीं है? उस परिवार को न्याय मिले, हर उस पीड़िता को न्याय मिले, क्योंकि दिनों दिन ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। मुख्यमंत्री जी जो खुद गृह मंत्री हैं, उनसे गृह मंत्रालय संभल नहीं रहा है, तो अच्छा बेहतर तो यही होगा कि वो जो किस कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं उसमें लगे रहें, और गृह मंत्रालय वो छोड़ दें, ताकि गवर्नेंस जो मुख्य काम होता है सरकार का, वो गवर्नेंस मिल सके, सुरक्षा माताओं बहनों को मिल सके। मीडिया पे एक सवाल खड़ा हो रहा है लड़कियों की जीन्स फटी हुई पहनने पर, फैशन पर, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, महिला की सुरक्षा सबसे बड़ा विषय है, बाकी सबकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विषय है। सीएम ने एक व्यवस्था बनाई है कि जो थाने में जाएगा उसका मुकदमा दर्ज होगा, लेकिन मुकदमे दर्ज होने में भी विलम्ब हो रहा है बहुत ज़्यादा। इस पर क्या बताओ? आप ही बता दीजिए। में जब गवर्नेंस नहीं होती है, जब ऊपर से नीति और मंशा स्पष्ट नहीं होती है, तो इस तरह की बातें होती है। बातें करना अलग बात है, और गवर्नेंस देना और जनता को सुरक्षा देना जो कि सरकार का प्रथम कर्तव्य होता है, उसमें ये सरकार पूरी तौर से विफल है। परिवार की जो हालत थी, जितने वो डरे हुए थे, मुझे लग रहा है विशेष तौर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एससी की महिलाओं को, बेटियों को टारगेट कर उनकी गरीबी का, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर राजस्थान में एक मुख्य रूप से एक गैंग काम कर रहा है, एक
आपको याद होगा हरीश जाटव का विषय, उसमें भी ऐसी स्थिति थी, मुस्लिम परिवार के लोगों ने दलितों के साथ अत्याचार किया। आज ये हुआ, एक झुंझुनू में इस तरह की वारदात हुई। मुझे लगता है कि कांग्रेस सरकार इस जाति विशेष के वोट बटोरने के लिए एससी समाज के लोगों को ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया। उन्हें लगता है कि एससी का वोट हमें शायद बिना मांगे बिना मिल जाएगा, लेकिन मुस्लिम समाज को गले लगा के रखेंगे तो हम अपनी कांग्रेस की साख बचाए रखेंगे। लेकिन अब ऐसे हालात नहीं है। अब राजस्थान का दलित जाग गया है। अगर हमारे साथ इसी तरह से अन्याय और अत्याचार होता रहा तो निश्चित तौर पर हम सड़कों पर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि दलित के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारी लड़ाई लड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं चेतती है तो वह दिन दूर नहीं है जब पूरी जन जागृति के द्वारा अधिकतम महिलाएं हमारे साथ सड़कों पर निकलेगी। न सिर्फ यहाँ राजधानी क्षेत्र में एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, हर जिला मुख्यालय पे भी हमारे द्वारा एक बड़े प्रदर्शन का जल्द ही हम आगाज़ कर देंगे। मैं तुरंत इसी पुनः प्रभाव से आपको चेताती हूँ, सरकार के नुमाइंदों को, कारिंदों को कहना चाहती हूँ, जल्दी चेत जाइए, वह दिन दूर नहीं तो जनता सब सड़कों पे, महिलाएं साथ में विशेष रूप से उतर आएंगी। थोलाई औद्योगिक इकाई को लेकर के हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं आमेर विधायक आदरणीय सतीश जी पूनिया साहब से मिले हैं। मामला ये है कि 2019 से थोलाई के अंदर औद्योगिक इकाई प्रस्तावित है। 2019 में प्रधान की अध्यक्षता में प्रस्ताव भिजवा करके रिको की जो चयन समिति है उन्होंने थोलाई के खसरा नंबर 33, 46 और 48 की ज़मीन को चिन्हित कर लिया था। उसके बाद में तत्काल हमारे जमारामगढ़ विधायक गोपाल मीणा को इस चीज़ का पता लगता है तो उन्होंने आनन फानन में उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा को चिट्ठी लिखता है कि आप मातासूला में इस रिको को खुलवाइए। इसका रीज़न है क्योंकि उसके पास में ही मातासूला के समीप में रामपुरावास जो रेवेन्यू विलेज है मातासूला हल्के में ही है, वहाँ पे उसकी खुद की ज़मीन है। मनफूली देवी वाइफ ऑफ गंगाराम उसकी माता का नाम है, लक्ष्मी देवी वाइफ ऑफ लालूराम उसकी भाभी का नाम है, तो उनके नाम से ज़मीन है। तो अपनी ज़मीन का भाव बढ़ाने के लिए थोलाई से औद्योगिक इकाई को विधायक मातासूला में लेके जा रहा है। यह हमारे क्षेत्र के लोगों के साथ घोर अन्याय कर रहा है क्योंकि हमारे क्षेत्र में पहले ही मार्बल की खदानें वगैरह बंद है। जयपुर से 70 किलोमीटर की दूरी पे आंधी थोलाई एरिया स्थित है, तो वहाँ पे बेरोजगारी है। बल्कि थोलाई जो औद्योगिक इकाई की चयन समिति ने रिपोर्ट दी है उसमें पॉजिटिव रिपोर्ट दी है। इसके सारे दस्तावेज हमारे पास है। सिर्फ और सिर्फ अपना निजी स्वार्थ साधते हुए जमारामगढ़ विधायक अपनी ज़मीन का मोल बढ़ाने के लिए, भाव बढ़ाने के लिए रिको को मातासूला में लेके जा रहा है। बल्कि मातासूला के समीप सेंचुरी एरिया भी है। तो इस प्रकार से जमारामगढ़ की जनता काफ़ी नाराज़ है, त्रस्त है। हम उपखंड अधिकारी से लेकर के चीफ सेक्रेटरी तक इस मामले में मिल चुके, आदरणीय सचिन पायलट साहब से भी मिल चुके। सचिन पायलट साहब को इस सारी जानकारी दे चुके और हम रिको थोलाई में ही खुलवाना चाहते हैं। जहां ज़मीन चिन्हित रिको ने किया है वहीं होनी चाहिए। राजस्थान के कोटा जिले के सुकेत कस्बे की एक अनुसूचित जाति की 15 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ 40 लोगों ने गैंग रेप किया है झालावाड़ में जाकर के। मैं समझता हूँ ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी गैंग रेप घटना है और उसमें अभी तक पुलिस केवल 28 बलात्कारियों को पकड़ पाई है और को नहीं पकड़ पाई है। यही नहीं है, इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में सहयोग करने वाले लोग और उकसाने वाले लोग, षड्यंत्र रचने वाले लोग, ऐसे लगभग 60 लोग हैं। उन लड़की को लेकर के कहाँ गए थे, कहाँ रुकवाई थी, किसने खाना खिलाया, किसने शरण दी, यह सब रिकॉर्ड पर आना चाहिए। लेकिन सरकार रिकॉर्ड पर नहीं ले रही है। एक बात यह भी है कि उस बालिका को अभी तक सुरक्षा नहीं दी गई है। वो विधवा माँ की बेटी है, उसकी माँ को मजदूरी जाना पड़ता है, लेकिन एक कांस्टेबल वहाँ उसके घर के दूर बिठाया हुआ है
उसको चाहिए थी कि जिस प्रकार से चूरू की एक महिला माननीय विधायक को उनको सुरक्षा दी गई थी, उसी प्रकार की उसको सुरक्षा देनी चाहिए, लेकिन सरकार इसलिए नहीं दे रही है ताकि कुछ गुंडे और बदमाश उस लड़की को अदालत तक बयान देने नहीं पहुंचने दें और उसके बीच में हत्या कर दें, क्योंकि ये सारे के सारे मुस्लिम गुंडे थे, इसमें एक भी अन्यत्र नहीं था। 40 मुस्लिम गुंडों ने मिलकर के एक नाबालिग बालिका को 9 दिन तक रौंदा है, ये बहुत बड़ी बात है। और जो जानकारी मिली है, एक शकील मिर्जा नाम के एक हिस्ट्री शीटर हार्डकोर अपराधी ने ये ठेका लिया है कि मैं इसको किसी भी कीमत पर अदालत तक बयान देने नहीं पहुंचने दूंगा, या तो इसको मजबूर होकर बयान बदलने पड़ेंगे या बयान बदलने से पहले ही मैं इसको समाप्त कर दूंगा। मेरी मांग है कि इसको पूरी सुरक्षा दी जाए, और क्योंकि वो मजदूरी करती है उसकी माँ, तो उस परिवार को लालन पालन के लिए पूरी व्यवस्था करना चाहिए। और जितने भी ये बलात्कारी हैं, प्रत्येक रूप से सहयोग करने वाले लोग हैं, सबकी संपत्तियों को की जांच करके सारी की सारी संपत्तियां और सरकार में समाहित करनी चाहिए और उनको किसी भी प्रकार की छूट नहीं देनी चाहिए। जितने बैंक खाते हैं सीज करके सरकार में समाहित करने चाहिए, ये मेरी मांग है। और मैंने ये भी कहा है कि राजमंडी के थानों में, जिसमें सुकेत, राजमंडी और मोड़क भी आता है, इनमें रिपोर्टें दर्ज नहीं हुई। यदि सरकार ढूंढी पिटवाकर यानी मुनादी कराकर ये कहलाए कि जिसको किसी की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है, वो थाने गई थी, रिपोर्ट दर्ज नहीं की, ऐसी सब महिलाएं आकर के रिपोर्ट दर्ज करा सकती है, तो मेरा अनुमान है कि 100 से ज़्यादा तो ऐसी महिलाएं आएंगी जिनके साथ डायरेक्ट बलात्कार हुआ है, 300 के साथ साथ ऐसी महिलाएं आएंगी जिनके साथ छेड़खानी, अश्लील हरकतें हुई है। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि ढूंढी पिटवाकर, मुनादी कराकर इन 2 साल में कितनी एफआईआर दर्ज नहीं की है, उन सब एफआईआर को भी दर्ज किया जाए और मुनादी कराकर पीड़िताओं को बुलाया जाए। हम सबकी बेटी कोटा जिले की सुकेत की मासूम बालिका जो दलित परिवार से संबंधित है, उनका 18 से अधिक लोगों ने 9 दिन तक लगातार जगह जगह उसको ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। यही नहीं, जब कभी होश में आ जाती तो उसको शराब पिलाई जाती, जाने का कहती तो उसके साथ मारपीट करते। यही नहीं, जिस प्रकार की चर्चा है, 18 से अधिक लोग इस सामूहिक बलात्कार में शामिल है। सरकार से हमारी मांग थी कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर विधानसभा में चर्चा करे, लेकिन एक दलित परिवार की मासूम बच्ची जिसकी उम्र 15 साल है, उसके साथ मैं समझता हूँ इस प्रकार की घटना इससे पूर्व राजस्थान में नहीं घटित हुई होगी। इस प्रकार की ये घटना और सरकार का इस पर विधानसभा में मांग करने के बावजूद भी बयान नहीं देना, कहीं ना कहीं लगता है प्रभावशाली लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए मेरी मांग है कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच सीबीआई से या एनआईए से करवाई जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। निकाय चुनाव में स्थानीय मैटर होते हैं, स्थानीय लोगों की स्थानीय भावनाओं के हिसाब से चुनाव होते हैं, स्थानीय मांगों के हिसाब से चुनाव होते हैं, और ज़्यादातर स्थानीय निकायों के चुनाव जो भी सरकार रहती है उसके साथ जाते हैं।
क्योंकि सब लोगों के दिमाग में एक बात रहती है कि अगर सरकारी पार्टी की नगर पालिका आ जाती है तो हमारे शहर में या गांव में विकास होगा। पर जहां तक इन 3 और आने वाले समय में एक और बल्लभ नगर, चारों विधानसभाओं के चुनाव का सवाल है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस में घमासान मची हुई है, इनके लीडर अलग अलग हैं, इनके कार्यकर्ता अलग अलग हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक राजस्थान में 2 हिस्सों में है। उससे लगता है कि चारों ही जगह भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा।